Today, I am going to discuss CSIR Net Life Science, Unit 7, the Human Physiology or Animal Physiology from second shift. So let's begin. If you see this question, the principal product of fat digestion by pancreatic lipase. अब एक बात समझिए, जब भी हम क्लास करते हैं तो क्या आपको नहीं बताते हैं हमारे पास लाइपेज किसी भी ओरिजिन का हो, चाहे आप सलाइवा से लें, राइट, या आप स्टमक का लें, गैस्ट्रिक, राइट, या आप पेंक्रियाज का लें, फंक्शन एक ही होता है और वो हम आपको डाइजेशन में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिटेल में समझाते हैं। और फंक्शन क्या बताते हैं? फंक्शन इज दैट जब भी हमारे पास लाइपेज का फंक्शन आएगा तो कोई भी आप एक न्यूट्रल फैट उठा के देखें तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो आपको क्या बताया था? जब भी लाइपेज का एक्शन आएगा इट विल टेक एक्शन ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड एंड स्पेयर द सेकंड। तो अगर आप फर्स्ट पर एक्शन लेंगे या थर्ड पर एक्शन लेंगे तो हमारे पास टू फैटी सेल चेन अलग हो जाएंगी और सेकंड पर हमारे पास अभी भी अटैचमेंट बना रहेगा। तो यहां पर क्या हमारे पास टू मोनोग्लिसराइड और टू फैटी सेल चेन डेवलप हो रही है? नहीं। तो इसीलिए अगर आप यहां पर देखें तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल प्रोडक्ट। प्रिंसिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? लाइपेज ने एक्शन लिया। अब लाइपेज के एक्शन में आपको क्या मिलेगा? तो आप जैसा यहां देख सकते हैं टू मोनोग्लिसराइड मिलते हैं और आपको याद आ रहा हो तो ये हम क्लास में सेम स्लाइड आपको शो करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जब हम जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं और डाइजेशन पार्ट बताते हैं तो सबसे पहले कोई भी अगर एंजाइम आ रहा है तो हम ये बताते हैं कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और उसके आगे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम जब सलाइवा की बात करते हैं तो उसमें सेलेवरी अल्फा एमाइलेज की बात करते हैं। द ओल्डर टर्मिनोलॉजी इज टाइलिन, रिमेंबर सेलेवरी अल्फा एमाइलेज। कैन यू रिकॉल द व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेवरी अल्फा एमाइलेज? Which bond will be broken by the salivary alpha amylase? The alpha 1,4 or alpha 1,6 or what? This for you class का है, रिवाइज कर सकते हैं। So here the answer is 2 monoglyceride. Come to the next. देखिए क्या लिखा है? द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द रॉड्स ऑफ रेटिना। एक बार बताइए, अगर आप फर्स्ट शिफ्ट देखें तो वहां पर डार्क करंट पर क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट देखें तो यहां पर सिंपली आपसे न्यूरोट्रांसमीटर पूछ लिया है। और मैं आपसे फिर वही एक चीज कहूंगा, जब भी हम जीपीसीआर कराते हैं, जीपीसीआर कराने के बाद आपसे मैं हमेशा बोलता हूं आपके लिए एक होमवर्क है और वो होमवर्क ये है कि जो हमारे यहाँ पर पार्ट 1 है, जो यहाँ से आपको पार्ट 1 प्रोवाइड की जाती है, उसमें जीपीसीआर पे जाइए। एक पेज दिया हुआ है, उस पेज में हमने यहाँ पर विजन को डिस्कस किया है, उसको डिस्कस कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हियर एंड देयर घूमते रहते हैं। तो अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है तो डायग्राम देख लीजिए। अगर आपको याद हो तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन डार्क करंट पर आया था। देखिए यहां पर हमारे पास जब डार्क है मींस देयर इज नो लाइट, तो हमारे पास सोडियम आयन करंट मूव कर रहे हैं, सोडियम आयन करंट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास यहां पर डार्क करंट है। ये आप साइक्लिक जीएमपी देख सकते हैं। लाइट अगर स्ट्राक हो रही है तो हमारे पास वही सोडियम आयन चैनल क्लोज हो गए हैं। तो इस तरह से आपको मॉर्निंग में बताया था। अब अगर आपको बताया जाए कि अगर रॉड्स और कोन्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, तो सिंपली ग्लूटामेट आता है। दिस वाज द ग्लूटामेट। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। बाकी आपको हमने बताया था कि एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आपको हर्ट याद हो, आपको हार्ट रेट रेगुलेशन में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक समझाया था, तो बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्व रिलीज एसिटाइलकोलिन, राइट। फिर गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट। सो इज द ग्लाइसिन। तो ये सब क्लास में ही आपको हमने डिस्कस किए थे अलग अलग टॉपिक्स में। एसिटाइलकोलिन आपको हार्ट में डिस्कस किया था, गाबा और ग्लाइसिन आपको नर्वस सिस्टम में डिस्कस किए थे, राइट। ग्लूटामेट भी नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया था। चलिए कम टू द नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन हाईली फैक्चुअल है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। देयर आर हंड्रेड्स फैक्ट। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए अगर पता है तो कर पाओगे, नहीं है तो छोड़ोगे। और फिर दूसरी बात क्या है, हमारा मेन पर्पज क्लास में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना होता है। ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट हैं, कितनी बार कोई हम ऐसा थोड़ी है कि बैठा के बताएंगे चलिए फैक्ट्स लिखना शुरू करिए, तो वो चीज नहीं हो पाती है। इसीलिए कुछ फैक्ट्स हियर एंड देयर इस तरह के अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपको याद ही करना होगा। अब यहां पर बोला द टाइम टेकन बाय द साइनेप्टिक वेसाइकिल टू ट्रेवल फ्रॉम द सोमा ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो पॉइंट है पहली बात तो सोमा ऑफ मोटर न्यूरॉन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो वो बोल रहा है आप स्पाइनल कॉर्ड में हो। भाई ये हमारे पास ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा, तो आप यहां पर हो और यहां से आपसे कह रहा है कि वो क्या सिनेप्टिक वेसिकल ट्रेवल। तो यहां से आप ट्रेवल कराना चाहते हो। कहां ट्रेवल कराना चाहते हो?
राइट। तो आपसे कहा गया है स्पाइनल कॉर्ड टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एट द पर्सन फुट बाय फर्स्ट एक्सोन। तो अगर आप देखो तो आप इसे डाउन द वे आप लोअर बॉडी तक लाना चाहते हो, कहां, फुट रीजन तक। तो एक बात ध्यान रखिए, इसमें समवेयर अराउंड 2.5 डे का टाइम लगता है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। इस कांट हेल्प इट, इस तरह के क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे, क्या करेंगे, देयर आर सम एज आई सेड हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट है, तो इसको याद ही करना होगा। अगर आपको याद हो तो एक बार ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन आया था साइनेप्टिक डिले में, वो सही था। एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन साइनेप्टिक डिले पर बन चुका है, तो वो क्वेश्चन सही था, क्योंकि जब हम साइनेप्स कराते हैं तो उसमें बताते हैं कि साइनेप्टिक डिले हमारे पास कितना होता है, वो वैलिड क्वेश्चन समझ में आता है, क्योंकि हर बार साइनेप्स पढ़ना होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक साइनेप्टिक वेसिकल को बॉडी के एक पार्ट से हमें ले जाना है, दूसरे पार्ट में कितना टाइम लगेगा, तो इट इज समव्हाट, वही है ना, सीएसआई का नेचर है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा डालेगा ही, इट इज सम लाइक दैट, इसे कुछ नहीं कर सकते। इसको आप याद कर लीजिएगा, याद इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन अब आजकल रिपीट होने लग गए हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसलिए बस याद करके रखिएगा, क्वेश्चन समझा दिया है। कम टू द नेक्स्ट नाउ। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। फिर आपसे बोला है, क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। ओके, अगर हम हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, यानी ओब्वियसली हमारे पास हीमोग्लोबिन हमेशा तो बना ही रहेगा, जबकि हमारे पास ओल्ड आरबीसीज हैं, यानी आरबीसीज की लाइफ कंप्लीट हो रही है, कितनी लाइफ टाइम होता है, 120 डेज, तो आरबीसीज का लाइफ टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन डिग्रेड करेगा, तो उसके लिए सर्टेन पॉइंट बोले हैं। पहले उससे पहले जरा यहां देख लीजिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन को डिग्रेड करना है तो आपको हीम ऑक्सीजनेज की जरूरत है। सेम डायग्राम है, आपको क्लास में समझाते हैं। जब आपको हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कराते हैं, तो उसके बाद आपको बोर इफेक्ट बताते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बताते हैं, फिर आपको आरबीसी की लाइफ टाइम, फिर आरबीसी का यहां पर डिग्रेडेशन, वही डायग्राम उठाया हुआ है, कोई नया डायग्राम थोड़ी है। तो अगर आप देखिए, अगर हीम डिग्रेड हो रहा है तो हमें हीम ऑक्सीजनेज की जरूरत है। हीम ऑक्सीजनेज की जरूरत है तो सबसे पहले बिलीवर्डिन बनेगा, बिलीवर्डिन के बाद बिलीरुबिन बनेगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये बेसिक्स है, अगर इसी डायग्राम को आप याद रखें तो बाकी हम देख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है, हमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि करेक्ट या इनकरेक्ट में से क्या आइडेंटिफाई करना है, यहां पर आपको करेक्ट करना है। अब ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन स्प्लिट ऑफ, अब देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट टू कन्वर्टेड फर्स्ट टू बिलीरुबिन। अब अगर यहां पर देखें, क्या बिलीरुबिन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर रही है, बिलीवर्डिन में कर रही है, इट इज द कन्वर्टेड फर्स्ट टू बिलीवर्डिन, दैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द बिलीरुबिन। तो यहां पर देखिए होता क्या, अगर हमसे इस तरह से लिख कर आता कि ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ द हीमोग्लोबिन स्प्लिट ऑफ एंड हीम इज कन्वर्टेड, ये फर्स्ट ना दिया होता और सिंपली दिया होता तो बिलीरुबिन, तो सही हो जाता। लेकिन चूंकि यहां पर फर्स्ट वर्ड दे दिया है, तब तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना होगा फर्स्ट बनता क्या है, फर्स्ट बिलीवर्डिन बनता है, यहां पर बिलीरुबिन दिया है तो ये गलत हो जाता है, हमारा आंसर पी नहीं आएगा। और मैंने आपसे क्या कहा है, जैसे ही आप एक ऑप्शन पर कंफर्म हो जाएं, नीड नॉट टू इमीडिएटली मूव टू अदर ऑप्शंस, अदर स्टेटमेंट, सबसे पहले ऑप्शन पर आइए। जब आपको पता है कि करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और पी नहीं होने जा रहा है, तो इमीडिएटली पता चल जाएगा ये आंसर नहीं होने जा रहा है, आंसर हमारे पास बी और डी में आएगा। और अगर आप बी और डी में देखिए तो क्यू कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको हमेशा बताता हूं प्रॉब्लम कब होती है, जबकि स्टेटमेंट, अब एक क्वेश्चन तो स्टेटमेंट पर आएगा नहीं, पार्ट सी के 90% क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होते हैं, ये तो 4 स्टेटमेंट है, 5 to 6 स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप क्या करोगे, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट। मैं और प्रोफेसर आपसे यही बार बार बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर अपीयरिंग इन द एग्जाम। तो अब अगर यहां पर पता चल गया है कि हम क्यू ना भी पढ़ें और क्यू को क्या देखें, फर्स्ट टू बिलीवर्डिन, सही है, यही हम बोल रहे हैं। लेकिन बाद में क्या बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, ओब्वियसली अभी आपको बताया था इट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो हमारे पास आर सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपने क्यू नहीं पढ़ा, आर पढ़ा, अब देखिए पी पता चल गया, क्यू पढ़ा नहीं, सीधे आर पढ़ा, आंसर। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने में, हार्डली 20 सेकंड, 30 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। कम टू द नेक्स्ट। यहां देखिए, यहां पर आपसे क्या बोला है, आपको यहां पर हमारे पास रिसेप्टर की बात करी है, एट्रिया, और कहां पर, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो क्वेश्चन एट्रियल, जैसे मैं यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट भी डेवलप करके लाया हूं, जिससे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमसे एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर की डेवलप बात की है। अब अगर एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर की बात करें तो पहली चीज होते कहां है, वर्ड खुद ही बता रहा है कि वो एट्रिया की बात कर रहा है। नाउ रिकॉल द क्लास ऑफ अवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वहां पर मैं आपको बैरोरिसेप्टर्स पढ़ाता हूं, याद आ रहा है, बैरोरिसेप्टर्स अलग से हेडिंग ही डलवाता हूं, फिर आपको वहां पर कार्डियक साइनस और एओर्टिक बैरोरिसेप्टर, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर, इस तरह से पढ़ाता हूं।
तो जब मैं आपको हर्ट समझाता हूं तो सिंपली आपको क्या बताता हूं कि हमारे पास अगर हम एट्रिया पर आ जाएं तो यहां पर हमारे पास रिमेंबर हम यहां पर एएनपी और बीएनपी पढ़ते हैं, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारे पास एट्रिया में स्ट्रेच आता है। अब ओबियसली स्ट्रेच कब आएगा? जबकि ब्लड प्रेशर बढ़े। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एट्रिया में स्ट्रेच आएगा तो एएनपी रिलीज हो जाएगा, ये आपको बताया हुआ है। तो फिर उस स्ट्रेच को ऑब्जर्व करने के लिए एट्रिया में कुछ होना चाहिए। भाई अगर स्ट्रेच आ रहा है, यहां पर हम स्ट्रेच डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा हो जो इस स्ट्रेच को ऑब्जर्व कर पाए। इसलिए वहां हमें मैकेनो रिसेप्टर की जरूरत होती है या एट्रियल वॉल्यूम रिसेप्टर की जरूरत होती है, राइट? अब अगर आप देखें तो जो मैकेनिको या एट्रियल रिसेप्टर को देखें तो एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर को देखें, देयर आर टू डिफरेंट काइंड, टाइप ए, टाइप बी। और अगर आप टाइप ए को देखें, टाइप ए फंक्शन कब कर रहा है? तो प्राइमरी डिस्चार्ज ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, यानी अगर एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो टाइप ए वर्क करेगा। देन अगर हमारे पास डिस्चार्ज ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल, अगर डायस्टोल हो रहा है तो हमारे पास टाइप बी डिस्चार्ज करेगा। वेनस रिटर्न होना चाहिए, टाइप बी डिस्चार्ज करेगा। तो एक चीज समझ में आती है कि ए का डिस्चार्ज होगा, ए अपना रोल कब प्ले करेगा? जबकि एट्रियल सिस्टोल हो। बी कब रोल प्ले करेगा? जब डायस्टोल हो और वेनस रिटर्न बढ़ रहा हो, एट्रिया की फिलिंग हो रही हो। अब इतना अगर आइडिया है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, हमसे क्या करना है? अगेन करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। और देखिए यहां तो 1 2 3 4 5 6 का ऑप्शन है। इसलिए जरूरी क्या है कि अगर हम एक या दो स्टेटमेंट को पकड़ें और आंसर को ढूंढें, नहीं तो आप सोचिए अगर 1 2 6 आप गए तो कितना टाइम लेगा, तो आप उसको छोड़ दोगे। दैट्स व्हाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि जितना क्लास में कराया जाता है हम उस क्लास को बाय हार्ट याद करके चलें, क्योंकि तभी हम यहां पर स्टेटमेंट को सही कर पाएंगे। सो आपको क्या बताया? टाइप ए अपना रोल कब प्ले कर रहे हैं? तो देखिए क्या लिखा है, इंक्रीज एक्टिविटी ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। सही है। अभी आपको दिखाया कि अगर आप देखें तो एट्रियल सिस्टोल में अपनी एक्टिविटी बढ़ रही है। फिर आपको क्या बताया? टाइप बी की एक्टिविटी कब बढ़ती है? टाइप बी की एक्टिविटी कब बढ़ती है? जबकि हमारे पास एट्रियल फिलिंग हो रही हो, हमारे पास डायस्टोल हो रहा हो। तो वही आपको अभी लिखा दिखाया था। ये मैं इसलिए लिख लाया हूं क्योंकि आप अपने नोट्स में से नोट कर सकें। मैंने आपको स्ट्रेच रिसेप्टर क्लास में बताए थे, बस ये है कि टाइप ए और टाइप बी का ओरल बोल दिया था। जहां तक मुझे याद है मैंने स्टेटमेंट लिखवाए नहीं थे, ओरली बोला था। तो अगर आप देखें तो यहां पर हमने टाइप ए और टाइप बी की बात करें तो ये सही है। टाइप ए अपनी एक्टिविटी कब देते हैं? सिस्टोल के टाइप पर। टाइप बी एक्टिविटी कब देते हैं? जबकि हमारे पास एट्रियल डायस्टोल हो रहा हो। और टाइप बी का हम डिस्चार्ज कब देखते हैं? जबकि हमारे पास वेनस रिटर्न इंक्रीज कर रहा हो। अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीज वेनस रिटर्न, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 2 3 तीनों सही है, राइट? और हमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ये आपके 1 2 3 यहां आ गए, ये आपका आंसर आता है। दिस व्हाट करेक्ट, राइट? दिस व्हाट करेक्ट। बट यस, आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो अगेन ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप फर्स्ट पेपर में भी देखें या सेकंड पेपर में भी देखें, डेप बायो में चेंजेस था। डेप बायो में क्वेश्चन अलग थे, कैंसर बायो में एक आध क्वेश्चन जिसमें हमें चैलेंज करना था। दिस व्हाट अनदर क्वेश्चन जहां पर आप देखें तो आंसर कुछ और आया है, जबकि रियल आंसर कुछ और होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 सही होने चाहिए। अब एक बात समझिए, यहां पर हमारे पास क्या है? देखिए अगर हम एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर की बात करें तो वो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर अपना वर्क करेंगे, अपनी एक्टिविटी देंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी, जबकि यहां लिखा हुआ है डिक्रीज, तो ये गलत हो जाता है, राइट? अब अगर देखिए तो टाइप बी एट्रियल रिसेप्टर इज इंक्रीज ड्यूरिंग पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। अब आपका एक होमवर्क हो जाता है कि आप पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग को पढ़ें। ये क्या होती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग? देयर आर टू, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक नया टर्म इस बार डाला है, हो सकता है इस पर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनकर आ रहा हो। जबकि अगर हम एक्चुअल क्वेश्चन पर जाएं तो ये भी डिक्रीज होता है। यहां पर लिखा है ना एक्टिविटी ऑफ टाइप बी एट्रियल रिसेप्टर इज इंक्रीज, तो ये गलत है, ये डिक्रीज होना चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दिया 1 2 3 इसका आंसर आता है, क्योंकि 1 2 3 हमारे पास ऑप्शन है और किसी में 1 2 3 है नहीं, तो इसीलिए 1 2 3 आंसर आएगा, जबकि 4 5 6 गलत है। गलत कहां है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर डिक्रीज आना चाहिए था, जबकि इंक्रीज लिखा है। बस आपका होमवर्क ये है कि आप पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग को याद करें, और नहीं तो मैं क्लास में तो कराऊंगा ही। ओके, कम टू हियर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए कि आपको ऑब्जर्वेशन दिया है, तो एक बात ध्यान रखिए, मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं जबकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अपना ब्रेन ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखना है। ब्रेन मींस आपका कंसंट्रेशन ऑब्जर्वेशन पर होना चाहिए। हम क्लास में कुछ भी पढ़ें, लेकिन अगर कोई रिसर्चर, मान लीजिए आप ही हैं,
आप ही कोई ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं, तो मुझे आपके ऑब्जर्वेशन पर अपने कंक्लूजन को लेना होगा। मैं क्या जानता हूं दैट डजंट मैटर, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन उसके बेस पर आएगा। तो हमेशा मैं क्लास में एक चीज बोलता हूं कि ऑब्जर्वेशन बेस अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लीज ऑब्जर्वेशन को ही सोचकर आंसर करिएगा। आपने क्या सीखा है वो इतना मैटर नहीं कर जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड आंसर ढूंढने होते हैं। ये मैं बताता हूं आपको। अब अगर आप यहां पर देखें तो क्या बोला है, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली सिनेरियो, यानी इन 4 ऑब्जर्वेशन को पढ़ें तो इनमें से एबीसीडी में से कौन सा सही है ये पता करना है। पहला क्या दे रहा है, द लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन। अगर आप देखिए लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन, क्योंकि आयरन होमोस्टासिस की बात कर रहा है, तो पहली बात तो आपको पता हो जाना चाहिए ट्रांसफेरिन आपने पढ़ा है नहीं। ओब्वियसली आप अगर हमारी क्लास में रहे होंगे या हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे, तो जब मैं आपको जीआईटी कराता हूं तो जीआईटी में आपको मिनरल रीअब्जॉर्प्शन कराता हूं, उसमें कैल्शियम आयन कराते हैं, उसमें आयरन कराते हैं, तो आयरन में आयरन होमोस्टासिस कराते हैं। जब आयरन का एब्जॉर्प्शन कराते हैं तो उसमें बताते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटीन होती हैं। इफ यू रिकॉल द DMT1, द HFES10 नंबर ऑफ प्रोटीन होती हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते हैं कि जब ब्लड में आयरन आएगा तो आयरन को आयरन बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। एंड हु इज इट? इट इज ट्रांसफेरिन। और क्या आप मुझे बता सकते हैं ट्रांसफेरिन पर आयरन की कितनी बाइंडिंग साइट्स होती हैं? ये आपको क्लास से ही पता चलेगा, राइट? तो लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन, अब एक बात समझिए, अब होता क्या है कि पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफेरिन क्या है। अगर आपने ट्रांसफेरिन नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाओगे। ट्रांसफेरिन पढ़ा तो होना चाहिए कि ट्रांसफेरिन करता क्या है। तो क्या लिखा, देखिए क्या लिखा है, द लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA इंक्रीज 30-fold इन द एब्सेंस ऑफ आयरन। ऑब्वियसली अगर देखिए बात समझिए, आयरन हमारे पास, आयरन को बाइंड करना है तो आपको ट्रांसफेरिन चाहिए। अब अगर आयरन कम है तो आप ये चाहेंगे कि हमारे पास जितना भी आयरन, व्हाट एवर द आयरन इज अवेलेबल, हम उसे ट्रांसफेरिन से बाइंड करवा सके, तो ट्रांसफेरिन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि अगर आयरन एब्सेंट है तो ट्रांसफेरिन का लेवल एक्सेसिवली राइज करता है। ये ऑब्जर्वेशन। फिर क्या है, certain mutation in the 3' UTR of transferrin receptor mRNA failed to support increase mRNA level तो अंडर द लो आयरन कंसेंट्रेशन। तो अभी भी ये क्या है कि हमारे पास देखिए, मैं एक तो आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऑब्जर्वेशन जो दे रहा है, आपके पास जो पेपर है उस पर तुरंत आप इस बात को लिखना शुरू कर दो। मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा, मान लीजिए PQ पढ़ते हुए सीधे आप एस तक आ गए, आप एस को पढ़ने आप भूल जाओगे PQ में क्या लिखा है, फिर आप PQ पढ़ोगे और फिर आप PQ पढ़ोगे, फिर एस को भूल जाओगे, तो ये विशियस साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो जैसा कहता जा रहा है वो वहीं पर नोट करते जाओ, क्योंकि पेन और पेपर तो आपको मिलता होगा, वो आप वही नोट करते जाओ। जब आप नोट करोगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ओके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला। जैसे कंटिन्यू करें तो यहां पर क्या लिखा है, हमारा म्यूटेशन करा है कहां, 3' UTR में। तो आपको बोला है कि mRNA will fail to support increase in mRNA level, यानी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA में अगर आप 3' UTR को म्यूटेशन करो तो इंक्रीज इन mRNA लेवल इज व्हाट फेल्ड। तो इसका मतलब 3' UTR कुछ तो कर रहा है, एक तरह से रेगुलेट कर रहा है, नहीं तो फिर हमारे पास mRNA लेवल बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ रहा है, इससे ये पता चलती है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, यहां हमारे पास म्यूटेशन हुआ है, और अगर म्यूटेशन हुआ है तो हमारे पास जो आयरन का जो हमारे पास ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA है वो नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA कंटिन्यू टू हाई इन लो आयरन कंसंट्रेशन इवन व्हेन द सेल्स आर ट्रीटेड विद द अल्फा एमिनेटिन। अब बात क्वेश्चन आ गई है एमिनेटिन पर। तो यहां पर ओब्वियसली यहां से क्या है, सेल्स आर ट्रीटेड विद एमिनेटिन, तो आपने यहां पर अल्फा एमिनेटिन दिया, तो पहले तो ये पता हो जाना चाहिए अल्फा एमिनेटिन कर क्या रहा है। तो लिखा क्या है, लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA कंटिन्यू टू बी हाई इन लो आयरन कंसंट्रेशन इवन व्हेन द सेल्स आर ट्रीटेड विद द अल्फा एमिनेटिन। तो क्या है कि हमारे पास mRNA बना हुआ है। नेक्स्ट, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर mRNA डिक्रीजेस रैपिडली व्हेन द आयरन इज एडेड। ओब्वियस, अब यहां पर देखिए क्या बोलता है कि अगर आप आयरन ऐड कर दो, यानी आप आयरन बढ़ाओ, तो हमारे पास जो mRNA लेवल है वो कम हो रहा है। तो ओब्वियसली इसका जस्ट रिवर्स है, आयरन कम था, ट्रांसक्रिप्शन यहां पर हमारे पास ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का mRNA ज्यादा था, आयरन ऐड कर रहे हैं वो कम हो रहा है। तो P और S एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अब जब इतना समझ गए हैं तो फिर बाकी हम ये समझ सकते हैं कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या होने वाला है। ए को देखिए पहले, ए में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर इज ओनली ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटेड एंड 3' एंड ऑफ द जीन इज रेगुलेटरी साइट। तो ये तो समवट सही लग रहा है, क्योंकि अगर देखा है तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इज ओनली ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटेड, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ही हो रहा है, mRNA बन रहा है,
और 3 प्राइम एंड को हमने अगर म्यूटेट कराया था तो उस कंडीशन में हमारे पास यहां पर लिखा है कि अब फेल टू इंक्रीज द एमआरएनए लेवल। तो यस, यहां पर हमारे पास ये पार्ट समवॉट सही आ रहा है, इसमें गलती मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर यहां लिखें ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी एंड 3 प्राइम यूटीआई इज रेगुलेटरी साइट, तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इट इज समवॉट मोर प्रिसाइज, राइट, क्योंकि यहां पर हमसे देखिए यहां पर हमने 3 एंड बोला है या 3 प्राइम यूटीआर, राइट, और रेगुलेटरी साइट है क्योंकि बता रहा है कि अगर म्यूटेशन होते हैं तो फेल हो रहा है, तो इसका मतलब यस ये रेगुलेटरी साइट है। तो बी समवॉट मोर प्रिसाइज, राइट। अब आगे क्या दे रहा है, आयरन इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर एंड द ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर प्रोटीन इज डिग्रेडेड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन इंड्यूसेस ट्रांसफेरेंस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर, ये तो सही है, एंड ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर प्रोटीन इज डिग्रेडेड। नहीं, यहां पर गड़बड़ हो रहा है, ये हमारे पास गड़बड़ हो रहा है, यहां ये ठीक नहीं है। और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर इज नॉट सेंसिटिव, ये तो गलती है, क्योंकि अगर आयरन की वजह से सब कुछ हो रहा है, यहां पर क्या लिखा है, आयरन कम है तो रिसेप्टर ज्यादा है, आयरन ऐड कर रहे हो तो एमआरएनए कम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सेंसिटिव है, तो ये यहां नॉट गलत आ जाता है, राइट। तो अगर आप इसमें आंसर ढूंढे तो क्या होगा, देखिए एक बात समझिए, मेरे हिसाब से ए और बी अगर आप दोनों देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें, चूंकि एक ही चूज करना है तो बी पर जाएंगे, नहीं तो ए में भी मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही है। बी इज मोर प्रिसाइज, मोर अप्रोप्रिएट इफ यू वांट टू चूज वन, ये चीज है, क्योंकि ए में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर 3 प्राइम एंड पर जीन की रेगुलेटरी साइट है, तो ये भी सही है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से ए और बी में हमारे पास कोई चीज नहीं है, दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट, राइट, थर्मोरेगुलेशन। एक क्वेश्चन थर्मोरेगुलेशन पर आजकल आने लगा है, ये हम देखेंगे। और यहां पर किसकी बात कर रहा है, पोइकिलोथर्म की, पोइकिलोथर्म की बात कर रहा है। अच्छा, आपको याद है जब हम थर्मोरेगुलेशन कराते हैं, ये तो डिटेल में कराते हैं, ये तो एक तरह से देखा जाए तो डाइवर्सिटी पे भी जा सकते हैं हम, कि डाइवर्सिटी से क्वेश्चन है, लेकिन फिजियो में हम डील कर लेते हैं। यहां पर पोइकिलोथर्म की बात कर रहा है, क्योंकि थर्मोरेगुलेशन तो फिजियो में भी कराते हैं। अब पोइकिलोथर्म का मतलब क्या हुआ, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, जस्ट टेल मी। तो मैं जब भी आपको बताता हूं कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, याद आ रहा है, जो पोइकिलोथर्म होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो होम्योथर्म होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम ही को ले लीजिए, हम सब वार्म ब्लडेड हैं, तो जो वार्म ब्लडेड है वो क्या करेंगे, जो वार्म ब्लडेड है डेफिनेटली हमारे पास यहां पर जो अपना बॉडी टेम्परेचर है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं क्या बताता हूं, वार्म ब्लडेड अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे या चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन से चेंज करेंगे। तो मैं आपको सिंपली बताता हूं, वार्म ब्लडेड मींस व्हाट, अस, जैसे कि हम मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, हम वार्म ब्लडेड हैं, होम्योथर्मिक हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग। आई रिपीट, जो वार्म ब्लडेड हैं, आवर बॉडी टेम्परेचर इज समव्हाट इंडिपेंडेंट टू द सराउंडिंग। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पोइकिलोथर्म पर है, अगर पोइकिलोथर्म की है तो हम कोल्ड ब्लडेड की बात करेंगे। In other words, we would say regulate their body temperature from the surrounding, यानी जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। और मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, याद है एग्जांपल, जैसे हम रेप्टाइल की बात करें, फिश की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल, ये सब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बस अगर इतना आइडिया है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इट यूजेस एक्सटर्नल, देखिए साफ साफ आ रहा है, पोइकिलोथर्म की डेफिनेशन यही है, इट यूजेस एक्सटर्नल एम्बुलेंट रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यही है पोइकिलोथर्म, यही होते हैं। तो जैसे ही पी पता चला, पी पर आई है तो आंसर यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा। सिंपली मैं आपको बता देता हूं, एक जैसी पकड़ो, ऑप्शन को ढूंढ लो। अब आर और एस को लेना है, ठीक है, तो आर और एस को लेना है तो इट कैन वेरी, ये आ रहा है, देखिए इट कैन वेरी, अपना बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वेरी करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, तो इन्हें अपना वेरी करना होगा। तो ये रहा आंसर, ये सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। यहां ये देखिए, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास से बाहर अभी तक पहुंचे, ये हम क्लास के अभी ये डिस्कशन कर लें तो उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता चलेगा कि हमने क्लास में किया था, कैसे किया था। ये स्लाइड याद आ रही है, यही स्लाइड आपको दिखाता हूं, कि आपको बताया था कि जो कैटेकोलेमाइन है, डोपामाइन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, ये तीनों टायरोसिन डेरिवेटिव हैं, यही बताया जाता है। और अगर टायरोसिन डेरिवेटिव है तो टायरोसिन से फॉर्म कैसे होंगे, तो पहला आपको एग्जाम में टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, नेक्स्ट डोपा डीकार्बोक्सिलेज, थर्ड डीबीएच डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, थर्ड पीएनएमटी, फोर्थ पीएनएमटी, यही बताता हूं आपको यही बताता हूं। इसी पे क्वेश्चन है, आपसे देखिए क्या कह रहा है, कैटेकोलेमाइंस
आर इंपॉर्टेंट एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है, PQRS में से चूज करना है। देखिए एक बात समझिए, जब भी हम ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करेंगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल, और ये पॉसिबल नहीं है आपको बताना कि कौन सा मॉलिक्यूल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इट इज नॉट आइडियली पॉसिबल, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन अवर ब्लड। किस मॉलिक्यूल को हम लिखाते रहेंगे, और जरूरी है कि वो मॉलिक्यूल पूछा ही जाए, इसलिए हम पी को बेस बनाकर आंसर नहीं कर सकते। लेकिन क्या QRS के लिए कर सकते हैं? क्या लिखा है? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज की बात कर रहा है, ये रहा, राइट। सॉल्युबल एंजाइम कन्वर्ट एल डोपा टू डोपामाइन। क्या यहां पर वो एल डोपा टू डोपामाइन नहीं ला रहा है? सही है। और अगर ये सही है तो हमें करेक्ट को ही आइडेंटिफाई करना है, क्यों आंसर आ जाएगा, या तो यहां आएगा या यहां आएगा। मैं एग्जैक्टली आपको बार बार यही चीज बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच करना है। फिर DBH पर्टिकुलर एंजाइम कॉपर इन इट्स एक्टिव साइट कन्वर्ट डोपामाइन टू एपिनेफ्रिन। यहां ये क्या कर रहा है? डोपामाइन। DBH की अगर बात करें, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की बात करें, तो डोपा से नॉर एपिनेफ्रिन ला रहा है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन। गलत हो जाएगा, तो हमारे पास R आएगा नहीं, राइट। S पे आ जाइए, क्या बोल रहा है? अगर आप बोलें तो ये आप PNMT पर दिया है, PNMT क्या बोल रहा है? सॉल्युबल एंजाइम इंड्यूस। अब यहां पर अगर आप देखें और एड्रीनल मेड्यूला को याद करें, तो क्या मैं आपको क्लास में ये नहीं बताता हूं कि इट इज द कॉर्टेक्स। स्टेटमेंट को याद करिए, आपके नोट्स में यही स्टेटमेंट लिखा होगा, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट आपके नोट्स में लिखा होगा। इट इज द कॉर्टेक्स दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूला ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड इन फीटस। आई रिपीट, यही वर्ड मैंने बोला था, इट इज द कॉर्टेक्स दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड इन फीटस। फिर आपको यह भी बोला था कि इट इज द कॉर्टेक्स that release cortisol that helps in the activation of the PNMT। वही बोल रहा है। S सही है, तो हमारे पास क्या आंसर मिला? हमें आंसर मिला Q भी सही है, S भी सही है। अच्छा ये है, एक बात समझिए, देखिए CSR की एक ब्यूटी है, वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्स को मगअप कर लो, हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्स को याद कर लो। एक तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और 13 यूनिट है, कितने फैक्ट्स को आप याद करोगे? तो CSR की ब्यूटी है, देखिए अगर ऑप्शन बनाना होता तो वो PQR भी बना सकता था, और यहां पर PQR या QRS या PQS इस तरह से ही बना सकता था। आप देख रहे हो, उसने खाली QS लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरह से याद करना पॉसिबल नहीं है कि हम ये बता दें कि कौन सा मॉलिक्यूल ब्लड ब्रेन बैरियर से पास कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। कुछ को हम क्लास में बताते हैं, लेकिन कितने मॉलिक्यूल को बताएंगे? तो इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, क्लास नोट्स आर द की। जो एक बार क्लास नोट्स में लिखा दिया वो तैयार रखिए, तो आप देख सकते हैं कि आंसर आ जाएगा। नाउ हियर, अब जरा SCG की बात कर लेते हैं। एक चीज बताइए, जब हम पिट्यूटरी करते हैं तो पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं और उनका नेचर बताते हैं, तो आपको मैं क्या नहीं बताता कि अगर हम TSH पर आए, LH पर आए, FSH पर आए, तो ये कॉमनलिटी लेकर चल रहे हैं। और कॉमनलिटी क्या है? दोनों ही हेटेरोडाइमर हैं अल्फा बीटा के, नॉट दोनों, तीनों ही हेटेरोडाइमर हैं अल्फा बीटा के। और फिर आपको क्या नहीं बताते कि अल्फा इज नॉट द सेम, सो द फिजियोलॉजिकल एक्शन, द फिजियोलॉजिकल और डिफरेंस इन फिजियोलॉजिकल एक्शन इज बिकॉज ऑफ द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि तीनों में ही बीटा डिफरेंट होती है। याद आया? यस, याद आया होगा। और फिर आपको एक और पॉइंट यहां ऐड करते हैं, पिट्यूटरी में ही ऐड करते हैं, is there any other hormone in our system that follow the same behavior? Is there any hormone in our system that follow the same behavior? तो हम आपको क्लास में क्या बताते हैं? It is what? SCG। क्योंकि अगर आप SCG को भी देखें, वो भी अल्फा बीटा का हेटेरोडाइमर होगा, और अल्फा सेम लेके चलेगा, बीटा डिफरेंट हो जाएगी। और इसीलिए आपको अगर याद हो तो हम ये तक बताते हैं कि प्रेगनेंसी जो किट आती हैं, उन प्रेगनेंसी किट में हमारे पास एंटी बीटा SCG एंटीबॉडी हम लाते हैं। अब तो याद आ ही गया होगा। और जब इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या स्टार्ट करना है? करेक्ट। और मैंने आपसे एक बार बोला है, इस तरह के नंबर ऑफ स्टेटमेंट आ जाए, एक ऐसे स्टेटमेंट को पकड़ो जिसमें आप श्योर शॉर्ट हो। अगर आप देखिए क्या लिखा है, SCG इज आइडेंटिकल टू बीटा सब यूनिट, और जबकि मैंने आपको क्या बताया था, SCG आइडेंटिकल टू अल्फा सब यूनिट, यहां बीटा बोल रहा है, बस S गलत है। जैसे ही पता चला S गलत है, ऑप्शन में आओ, देखिए S यहां रहा, यहां रहा, यहां रहा, आंसर ये आ गया। बताइए मैंने क्या अदर कोई ऑप्शन पढ़े? नहीं, तब भी आंसर आ रहा है। और मैं S को ही क्यों पॉइंट आउट किया, मैंने PQRT को क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चीज हम क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने SCG को देखा होगा तो दिमाग में यही स्ट्राइक करता है, अरे ये तो हमारे पास बीटा नहीं अल्फा सेम होती है। कंफर्म करने के लिए क्या नहीं बताते कि इट अपीयर्स, क्योंकि ये प्रेगनेंसी मार्कर है, तो आपको बताते हैं 6 days आफ्टर कंसेप्शन एंड 14 days आफ्टर कंसेप्शन इन द यूरिन। इसका मतलब ये एग्जैक्टली सेम आता है
कि अगर हम देखें कि इम्प्लांटेशन में देखें तो 6 days एंड 14 days आफ्टर द यूरिन, कंसेप्शन इन द यूरिन। तो ये चीज टी भी सही है, आर हमने देखा, एस देखा, टी देखा, आंसर आ जाएगा। बाकी अदर देखने हैं तो चूंकि हमारे पास अल्फा बीटा है, यस और नो, और अगर अल्फा बीटा की बात करें तो फिर हमारे पास ये समझ आ जाता है कि जो अल्फा बीटा है उसमें हमारे पास ये देखना होगा कि अल्फा बड़ी होती है बीटा, क्योंकि हेटेरोडाइमर तो अल्फा बीटा है ना, क्योंकि क्यू और आर स्टेटमेंट को देखें तो यहां लिखा है लार्जर अल्फा बीटा स्मॉलर, यहां लिखा है स्मॉलर अल्फा बीटा, तो बस ये पता होना चाहिए। तो आपको क्या बताया था कि हमारे पास अगर हम अल्फा बीटा की बात करें, इट इज द बीटा दैट इज व्हाट हैविंग मोर अमीनो एसिड देन अल्फा। हाँ, मैंने आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या है ये नहीं बताए थे, बस ये बताया था कि बीटा बड़ी होती है। ये कहा, यहां से ये कंफर्म हो जाएगा, सिंपल। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। तो अगर आप देखें तो हार्डली मुझे शायद एक क्वेश्चन जो मिला है वो आपसे टाइम वाला पूछा है कि कितना टाइम लगेगा कि हम सिनैप्टिक वेसिकल को स्पाइनल कॉर्ड से हम अगर फुट तक भेज रहे हैं। एक अकेला वो ऐसा क्वेश्चन है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा था, बाकी तो आप देख ही रहे। यहां आ जाइए, यहां पर एक बार ये एक चीज पहली बार हुई है कि हम एसिडोसिस को कॉर्टिसोल से या एसिडोसिस को एंडोथिलिन से लिंक कर रहे हैं। तो यहां पर ये चीज नई है, यहां पर ये चीज नहीं है। आई विल से क्यों नहीं है, क्योंकि हम आपको जब एक्सक्रीशन में एसिडोसिस या एल्कोलोसिस कराते हैं तो हम बताते हैं कि हमारे पास जैसे ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर हैं, ये तो क्लास में ही पढ़ते हैं हम, एंडोथिलिन भी आपको बताते हैं, कॉर्टिसोल भी आपको बताते हैं, यस और नो। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि किस तरह से एसिडोसिस कॉर्टिसोल से लिंक है, किस तरह से एसिडोसिस एंडोथिलिन से लिंक है। तो इसके लिए मैं आपके सामने ये पॉइंट डेवलप करके लाया हूं, इसे देखिए। और ये पॉइंट डेवलप इसीलिए करके लाया हूं क्योंकि यस, हमने एसिडोसिस को कॉर्टिसोल या एसिडोसिस को एंडोथिलिन से लिंक नहीं करवाया था, तो अब लिंक करवा लेते हैं। एक आध क्वेश्चन तो आउट थोड़ा सा लगेगा ही ना कि क्लास से बाहर है, सारे क्वेश्चन तो क्लास से नहीं आएंगे ना, यस और नो। सारे क्वेश्चन तो आप क्लास से नहीं ला सकते। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी भी यूनिट को पढ़ें और सारे क्वेश्चन क्लास से ही आ जाए, बहुत रेयर होता है। एक आध क्वेश्चन तो आता है, तो सीएसआर को इस तरह तो देना चाहिए भाई। वो सीएसआर जो पेपर बनाते हैं तो वो भी बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, राइट। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर अगर बाइक्रोटाइन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, बाइक्रोटाइन अगर कम हो रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो हम क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं पीएच हमारे पास क्या होता है, पीएच को अगर आइडेंटिफाई करना है तो 1 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हम यही बोलते हैं। और ओब्वियसली अगर आप हाइड्रोजन आयन को आप बढ़ाओगे, अगर आप हाइड्रोजन को बढ़ाओगे तो पीएच कम होगी, और पीएच का कम होना एसिडोसिस को बोला जाएगा। अब मैं आपके सामने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, उन्होंने तो कॉर्टिसोल एंडोथिलिन पर ही बोला था, थोड़ा सा अदर चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एसिडोसिस हो रही है, और एसिडोसिस के टाइम पर क्या होगा, तो अगर आप एसिडोसिस के टाइम पे देखें तो यहां पर लिखा है किडनी अपरेगुलेट हियर ग्लूटामिनेज एक्टिविटी, यानी अगर एसिडोसिस होती है तो ग्लूटामिनेज एक्टिविटी अप रेगुलेट होगी और कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब अगर एसिडोसिस होती है तो कॉर्टिसोल बढ़ाया जाएगा, पॉइंट ये आता है। फिर आगे क्या लिखा है, कॉर्टिसोल ही नहीं बढ़ेगा, ये मैंने आपको क्लास में लिखाया होगा, मैंने एल्डोस्टेरोन को लिंक कराया था, नोट्स में देखिएगा मिल जाएगा। मैंने एल्डोस्टेरोन को लिंक कराया था एसिडोसिस से, यहां पर कॉर्टिसोल पे क्वेश्चन आ गया। एल्डोस्टेरोन भी बढ़ता है, एंजियोटेंसिन भी बढ़ता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। एंजियोटेंसिन भी हम सेकंड भी बढ़ाएंगे, यानी अगर एसिडोसिस हो रही है तो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सेकंड, एंड फाइनली एंडोथिलिन, ये हमारे पास तीनों बढ़ते हैं। मैं तीनों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एल्डोस्टेरोन मैंने क्लास में कराया हुआ है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कॉर्टिसोल, एंजियोटेंसिन सेकंड और एंडोथिलिन को लेकर है, ये तीनों बढ़ेंगे। और फिर एक चीज और मैंने ऐड करी है कि अगर आप प्रोटीन कंटेंट अपनी डाइट में ज्यादा रखते हो तो भी कॉर्टिसोल बढ़ेगा। तो अब अगर यहां पर आप देखें तो इतनी अगर इंफॉर्मेशन है तो देखिए क्या लिखा है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर बोला है एसिडोसिस इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, गलत हो जाता है। आपको अभी बताया कि अगर आप देखें तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये इनहिबिट करा रहा है, गलत हो जाएगा। और अगर कॉर्टिसोल, अगर देखिए जैसे ही 1 को क्लियर किया तो चल, लेकिन यहां पर ऑप्शन 1 में एक ही है तो एटलीस्ट ये तो बताइए आंसर नहीं आने वाला है। फिर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजनाइन एंटीपोड जीन इज डिक्रीज बाय द कॉर्टिसोल। अब एक चीज समझिए, हमें करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक चीज समझिए, हमने आपको जब रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं तो सिंपली आपको बताते हैं जैसे कि ये हमारे पास ट्यूब्यूलर ल्यूमेन है, अपने नोट्स को देखिएगा 100 टाइम ये डायग्राम बनता है। ये ट्यूब्यूलर ल्यूमेन है, यहां पर इंटरस्टिशियम है, देन वी हैव द ब्लड। तो हमारे पास ये ल्यूमिनल सरफेस है, ये बेसल सरफेस है, यही बताते हैं। अगर आपको पता हो तो NHE मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको यहां पर लिखा 1,
यहां पर लिखा NHE, सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर, और यहां पर हमने लिखा B, यहां पर लिखा सेकंड, यहां पर लिखा 1, और सेकंड होता है सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन, राइट, सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्टर ये होता है। यानी 1 जो है आपका NHE है, जो सेकंड है वो सोडियम आयन हाइड्रोजन, सोडियम आयन बाइकार्बोनेट आयन को ट्रांसपोर्टर है। अब एक चीज बताइए, अगर हमारे पास एसिडोसिस कॉर्टिसोल को इनहिबिट कर रहा है, तो एसिडोसिस अगर हमारी बॉडी में, तो आप एसिडोसिस को रेगुलेट करना चाहोगे। एसिडोसिस को आप रेगुलेट कैसे करोगे? एसिडोसिस को रेगुलेट करने का मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालो। तो इस डेफिनेटली आप NHE के फंक्शन को बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि NHE क्या है, वो हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में लाएगा। NHE क्या करता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर NHE की बात करें, एंटीपोर्ट है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में लाएगा, सोडियम आयन को सेल में ले जाएगा। तो सेल में सोडियम आयन मूव करेंगे और हाइड्रोजन आयन बाहर आएंगे। तो इसका ना आपको NHE के फंक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। एसिडोसिस को अगर आपको रेगुलेट करना है तो NHE के फंक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जबकि क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन एंटीपोर्ट डिक्रीज बाय कॉर्टिसोल, आपको ये फंक्शन बढ़ाना था, ये डिक्रीज कर रहा है। सेकंड भी नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा तो ये आंसर भी नहीं आएगा। थर्ड देखिए, अगर आप NHE को बढ़ाना चाहते हैं, अब जो सोडियम आयन बाइकार्बोनेट आयन है, तो यहां पर आप सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को देखिए तो सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन, आप वो बाइकार्बोनेट आयन को रिटेन करना चाहोगे, हाइड्रोजन आयन को बाहर लाना चाहोगे। हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन चाहिए, और बाइकार्बोनेट आयन को आप रिटेन करना चाहोगे। आप चाहोगे कि बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास बने रहें, क्योंकि बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हैं, तभी तो एसिडोसिस हो रही है। तो एसिडोसिस को आप न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? एक तो हाइड्रोजन आयन को आप यहां पर ल्यूमेन में लाओ, बाइकार्बोनेट आयन को रिटेन करो। कैसे रिटेन करोगे? बाइकार्बोनेट आयन को रोको, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट आयन को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब ये डिक्रीज बोल रहा है तो ये भी गलत हो जाता है, तो आंसर ये रहा। और इन जनरल अगर आप इस तरह समझिए, तो मैंने डिटेल में समझाना था तो इस तरह से ले गया। एक चीज बताइए, अगर हमारे पास एसिडोसिस, पहली चीज समझ लीजिए एसिडोसिस है, तुरंत दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए हाइड्रोजन बढ़े हैं, और एसिडोसिस हमारी बॉडी में अगर कोई भी होमोस्टेसिस को ब्रेक कर रहा है तो हमें इसमें रेक्टिफाई करना होगा। एसिडोसिस है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन को कम करो। कम कैसे करोगे? ट्यूबुलर ल्यूमेन में ले आओ। कैसे लाओगे? आपको NHE की जरूरत पड़ेगी, तो NHE का फंक्शन बढ़ाओ, यहां पर कम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एसिडोसिस है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, एंडोथ्रिन बढ़ता है, तो 1 to 3 नहीं होंगे। और देखिए एंडोथ्रिन ET1, यहां पर देखिए 4 से आइए, द सिक्रीशन ऑफ एंडोथ्रिन फ्रॉम द PCT इज हेंस, सही है, राइट, ये सही है। एंडोथ्रिन स्टिमुलेट द फास्फोराइलेशन एंड द सब्सिक्वेंट इंसर्शन ऑफ NHE, राइट, इन द एपिकल मेम्ब्रेन, सही है। सोडियम आयन 4, 5, 6 सही है, राइट, 4, 5, 6 सही है, 1, 2, 3 गलत है। इसको आप, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ये फर्दर इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी। कम टू नेक्स्ट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर ऑफ द सेम डायमीटर इज व्हाट गिवन। आपको सही आइडेंटिफाई करना है। एक चीज बताइए, जब हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करते हैं तो सिंपली एक चीज तो यही बता देते हैं कि ये माइलिनेटेड है, सॉल्टेटरी कंडक्शन करेगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, ये ऑलरेडी क्लास में बताया जा चुका है, ये सॉल्टेटरी कंडक्शन करेगा, राइट। फिर आपको बताया था कि यहां पर एक्शन पोटेंशियल फास्ट होता है, यहां पर बताया था नोड टू नोड होता है, यहां पर बताया था जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो कम होता है, ये सब आपको बताया था, राइट। अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है जो क्लास से है, बाकी आप आंसर में ढूंढ सकते हो। देखिए क्या लिखा है, जैसे ही मैंने आपसे क्या बोला था, क्लास में जो किया है, क्लास के जो पॉइंट है पहले उन्हें पकड़ो, फिर ऐसे पॉइंट पर जो आपको शायद ना पता हो। एनर्जी एक्सपेंडिचर पर बोल रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट आफ्टर कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल इन MnFi हायर, गलत है। एनर्जी एक्सपेंडिचर कम चाहिए होता है, ये गलत है। मैंने आपसे क्या बोला था, उन ऑप्शंस पर पहले जाओ जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, क्योंकि वो श्योर शॉट आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का आइडिया देते हैं। तो पता है ये गलत है, और अगर सेकंड गलत है तो यहां पर नहीं आंसर आएगा, यहां आंसर नहीं आएगा। इतना पता चल गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आंसर अब 3, 4, 5, 6 में लाना है, हियर और हियर, और आप देखें तो 4, 5 कॉमन है, इसका आंसर अगर आप 3 और 6 को पढ़ लो तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ब्यूटी क्या है, क्लास में ऐसे ही बताता हूं कि हमें पहले एक को, आप एक बात देखो, आपका जरूरी क्या है, आपका जरूरी है कि आप पहले नोट्स को पकड़ो। नोट्स के बेसिस पर आपको ये 1 to 6 स्टेटमेंट है, अब आप सोचो 1 to 6 तक जाओगे कितना टाइम लगेगा ऐसे करने में। और अब मैंने कैसे किया, सिंपली कैसे आइडेंटिफाई किया, वो पहले पकड़ा जो हम क्लास में करते हैं, सेकंड गलत हो गया हटाया, पता था आंसर C या D में से आएगा, 4, 5 कॉमन है, थर्ड और 6 को भी मुझे अगर पकड़ लूं तो आंसर आ जाएगा।
तो मैंने टोटल स्टेटमेंट आफ्टर 6 कितने पढ़े? केवल 3, 2, 3 एंड 6। तब भी मैं आंसर ला रहा हूं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जबकि आप जो स्टेटमेंट को आप कर रहे हो उसके बारे में आप डैम श्योर हो कि ये सही है या ये गलत ही है, राइट। थर्ड को पढ़ो, एक्शन पोटेंशियल ऑफ MNF डू नॉट हैव हाइपरपोलाइजेशन इफेक्ट देन दैट ऑफ द नॉन माइल्टेड फाइबर, राइट। तो एक चीज अगर आपको याद हो तो हमने आपको क्या बताया था, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहां पर ये माइलिनेशन है, फिर माइलिनेशन आता है, फिर माइलिनेशन आता है, यही बताया था। तो ये रीजन जो है दैट इज व्हाट द रीजन ऑफ नोड। यहां पर हमारे पास ये रीजन नोड का है, दिस इज द रीजन ऑफ नोड। यहां पर नोड है और जहां पर नोड होते हैं वहां पर सोडियम आयन VGIC ज्यादा होते हैं, यही बताया था। यहां पर सोडियम आयन VGIC ज्यादा होते हैं, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होगा वो यही नजर आएगा। सोडियम आयन VGIC इस रीजन में नहीं होंगे, माइलिनेशन रीजन, यानी जो अगर ये नोड है तो माइलिनेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनोड, यही बताया था। तो जो माइलिनेशन वाला रीजन है वहां पर सोडियम आयन VGIC नहीं होते, नोड रीजन पर होते हैं। जबकि पोटेशियम आयन VGIC का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मोनली वो समवॉट यहां पर, नॉट इंटरनोड। अगर आप देखिए तो यहां जक्स्टा नोड बताया था, यहां होते हैं। जरा ऐसे देखिए, क्लास में क्या बताया था, अगर हम यहां पर इस तरह से मूव करें, ये माइलिनेटेड है, ये माइलिनेटेड है, तो यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक आपको बताया था दिस वाज द रीजन ऑफ नोड, याद आया। और फिर जब नोड के पास, अब जब आप माइलिनेटेड एरिया में जाएंगे तो स्मॉल रीजन होता है पैरा नोड P, फिर स्मॉल रीजन होता है जक्स्टा नोड, कुछ याद आया। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग रीजन है वो इंटर नोड, इस तरह से बताते हैं। तो जो जक्स्टा नोड वाला रीजन है वहां पर हमारे पास पोटेशियम आयन VGIC होते हैं, ये बताया था जक्स्टा नोड वाले रीजन। तो अब अगर आप देखें तो ये हाइपरपोलाइजेशन प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी है पोटेशियम आयन VGIC की, याद है। डायग्राम हम इस तरह से बताते हैं, सिंपली डायग्राम हमारे पास आता है, आप थ्रेशोल्ड अचीव करोगे, फिर डीपोलाइजेशन वैल्यू, रीपोलाइजेशन वैल्यू, देन हाइपरपोलाइजेशन वैल्यू। तो ये हाइपरपोलाइजेशन वैल्यू किसकी है? पोटेशियम आयन VGIC की। तो वो क्या बोल रहा है हमारे पास, थर्ड में क्या बोल रहा है? थर्ड में हमारे पास द एक्शन पोटेंशियल ऑफ माइल्टेड नर्व फाइबर डू नॉट हैव हाइपरपोलाइजेशन। ऑब्वियसली एक्शन पोटेंशियल हमारे पास कहां होगा? नोड पर, राइट। वहां पर हाइपरपोलाइजेशन नहीं होगा। तो ये समवॉट सही है क्योंकि हाइपरपोलाइजेशन पोटेशियम की प्रॉपर्टी है और पोटेशियम आयन यहां होते नहीं। फिर आगे क्या बोला है, चलिए अब बाकी को भी पढ़ लेते हैं, 4 और 5 को भी पढ़ लेते हैं। क्या दे रहा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आपको याद है, जब हम बोलते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास यहां तक आता है। यानी आपको अगर याद हो तो हमने बताया था डीपोलाइजेशन प्लस 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन, ये हमारे पास एब्सोल्यूट होता है, रिमेनिंग रिलेटिव होता है। तो जो हमारे पास हाइपरपोलाइजेशन वाला रीजन है, जो हमारे पास हाइपरपोलाइजेशन वाला रीजन है और सम पार्ट ऑफ रीपोलाइजेशन, ये कंप्लीट हमारे पास पोटेशियम आयन की वजह से होता है और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बनाता है। तो आपसे क्या बोला? इज नॉट एक्सटेंडेड माइल्टेड, दैट ऑफ सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन VGIC की प्रॉपर्टी है और ये कंफर्म होकर आ गया है। देखिए क्या लिखा है, एक्सोलिमा एट नोड्स लैक पोटेशियम आयन चैनल, ये सही है। 3, 4, 5 सही है। आर यू गेटिंग बट नॉट? तो हमारे पास ये है। So finally, this is the end of discussion for Unit 7. We will meet again. Thank you.